हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ईवीएस की थ्योरी कंप्लीट होने बाद प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीज़ें सारी क्लियर होती हैं, समझ में आता है कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही में कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। तो आज यहाँ पर इस वीडियो में देखिए 6वां मॉक टेस्ट है आपका। 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं एनसीईआरटी पर आधारित। इसको देकर आप लोग समझ सकते हैं कि कैसी तैयारी है आपकी, साथ ही में समझ पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। पिछले मॉक टेस्ट में देखिए आवाज़ नहीं आई थी और आप में से किसी ने भी कमेंट में बताया नहीं कि इसमें वॉल्यूम नहीं है। आप लोगों को बताना चाहिए ना, अगर कोई गलती होती है तो आप लोगों को कमेंट तो करना ही चाहिए। फिर भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है देखिए क्वेश्चन, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, इसका रीज़न क्या होता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम रहता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो देखिए जिस चीज़ का घनत्व तो अधिक होगा उसी में चीज़ें तैरती हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नींबू नमकीन पानी में तैरता है जबकि साधारण पानी में डूब जाता है। इससे पहले देखिए थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। साथ ही में अपने सभी क्लास के पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करती हूँ, ये टेस्ट भी शेयर करूँगी। जिसे भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि। पकी हुई देखिए चावल की बात की जा रही है। रेफ्रिजरेटर फ्रिज जिसमें आजकल घरों घरों में होती है, सभी लोग उसमें खाना रखते हैं, जो भी पका हुआ दाल चावल सब्जी जो भी होता है। तो यहाँ पर चावल की भी बात की जा रही है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ये रोगाणु कम तापमान नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए फ्रिज ठंडा होता है, तापमान तो उसमें कम होता ही है, चीज़ों को ठंडी जगह पर रखा जाता है क्योंकि वहाँ पर तापमान कम है। इसका जो रीज़न होता है वो होता है कि कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं, इसीलिए चीज़ें आपकी ख़राब नहीं हो पाती हैं, आराम से 2-4 दिन चल जाती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखेंगे, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। जब देखिए किसी को मलेरिया हो जाता है, बुखार आता है, तो रक्त की जांच होती है। तो जब ब्लड निकाला जाता है तो किस चीज़ की उपस्थिति से डॉक्टर जान जाते हैं कि आपको मलेरिया है। लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे। तो देखिएगा बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि मलेरिया आप सोचें मलेरिया मच्छर से फैलता है तो मलेरिया वाले में मच्छर वाले में आंसर करके चले आएँ। यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है कि मलेरिया जो फैलता है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से फैलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। रक्त कोशिकाओं में जब मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम मिलता है तभी वो लोग जान जाते हैं कि इनको मलेरिया है। यहाँ पर देखिए लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है, यह मादा मच्छर एनाफ्लीज से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से किस पेड़ से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। बरगद से, नीम से, सिनकोना से या बबूल से। तो देखिए मलेरिया की दवाई की बात की जाए, ये देखिए पेड़ है, मैंने थ्योरी में भी बताया था। थ्योरी अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी मतलब बहुत पहले टाइम से सिनकोना के पेड़ से मलेरिया की दवाई बनाई जाती थी। पहले के लोग क्या होते थे, देखिए इतनी सारी मशीनें फैक्ट्रियाँ नहीं चलती थी, इतने सारे दवाई के कारखाने वारखाने नहीं थे, तो लोग इसकी छाल को उबाल कर उपयोग करते थे मलेरिया जब बुखार आता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि इतनी सारे दवाई के कारखाने फैक्ट्रियाँ विभिन्न मशीनें चल गई हैं जिससे इससे दवाई बनाई जाने लगी है और इसी का प्रयोग मलेरिया में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कोई डॉक्टर किसी रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। अब देखिए हीमोग्लोबिन की कमी मतलब आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी को दूर करने के लिए रोगी को क्या क्या खाना चाहिए। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूँ, संतरा, गुड़, नींबू, मटर। तो देखिए जब भी कभी किसी की आयरन की कमी हो तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, गुड़ खाओ और आंवला खाओ, ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही फायदेमंद होती हैं और इनमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया आप लोगों ने सुना होगा, जब आयरन की हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया। इससे बच्चों में शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है, साथ ही इसके कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम हो जाती है। अनीमिक बच्चे को लोहे की दवाई दी जाती है, मतलब आयरन से युक्त गोलियां दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहाड़ों पर चढ़ते समय ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी में से क्या होती हैं? तो देखिए, जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो ग्रुप का एक लीडर होता है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, सारी मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार ये कन्फ्यूज करता है। कभी भी ग्रुप लीडर को आगे नहीं चलना चाहिए, ग्रुप लीडर को हमेशा सबके पीछे चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो पीछे चलेगा तभी तो आगे वालों पर ध्यान रख पाएगा कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं हो रहा है, तो उन पर ध्यान रख पाएगा। तो इसीलिए हमेशा ग्रुप लीडर को पीछे रखना चाहिए, बिल्कुल भी कन्फ्यूज यहाँ पर मत होइएगा। जो चल ना पाए उसे पीछे छोड़ देना, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल गलत बात है। किसी को भी ग्रुप लीडर को छोड़ना भी नहीं है, बल्कि उसकी हेल्प करना है चढ़वाने में। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, ये देखिए सही बात है। सबकी खाने की व्यवस्था करना, साथी के बीमार पड़ने पर ध्यान रखना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर पीछे से चलना, ये सभी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, मतलब पीछे से चलना, वही बात लिखी हुई है। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं और ग्रुप लीडर की यहाँ पर जिम्मेदारियाँ भी देखिए दी हुई हैं। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, आगे बढ़ जाने पर ही ग्रुप के आगे बढ़ना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथ ही बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, ग्रुप के किसी भी सदस्य की गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भोगने के लिए तैयार रहना। ये भी देखिए नया पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बछेंद्री पाल का संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड से, गुजरात से, बिहार से या चंडीगढ़ से? तो बछेंद्री पाल देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी ये बछेंद्री पाल, इनका संबंध कहाँ से है यहाँ पर पूछ रहा है। तो राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। बछेंद्री पाल का संबंध उत्तराखंड से है। ये देखिए बछेंद्री पाल हैं आपकी, बछेंद्री पाल जो हैं उत्तराखंड के गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली हैं। बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को दिन के 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी नेपाली माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागरमाथा पर चढ़ी थी। तो माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में देखिए सागरमाथा कहते हैं। कितनी ऊंची चोटी है? 8900 मीटर। बछेंद्री पाल चढ़ी थी वहाँ पर। साथ ही में बछेंद्री पाल बड़ी होकर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, तो ये देखिए उनके गुरु थे। और ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है ये उत्तरकाशी में है, जब थ्योरी पढ़ाया था मैंने आपको बताया था। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो याद रखिएगा, भारत की पहली महिला कौन है जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा? बछेंद्री पाल। संसार की कौन सी हैं? ये 5वीं महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन चीज़ों का पर्वतारोहण में इस्तेमाल किया जाता है? पर्वतों पर चढ़ते समय किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर पूछ रहा है। स्लिंग, पिटॉन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, इनमें से सभी। तो देखिए जब कोई पर्वतों पर चढ़ता है तो स्लिंग एक तरह का हुक होता है जिसको फंसा कर चढ़ते हैं पहाड़ों पर। पिटॉन का भी देखिए उपयोग किया जाता है, हंटर शूज का भी उपयोग किया जाता है, स्लीपिंग बैग का भी किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इससे संबंधित देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं जो आगे मैं आपको दिखा देती हूँ। पहाड़ों से उतरने को पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। तो देखिए पहाड़ों से उतरने को याद रखिएगा, रैपलिंग पहाड़ों से उतरना होता है। पहाड़ों पर चढ़ने के वक्त नाश्ते में विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है ताकि ठंड से बचाव हो सके और साथ ही में ज़्यादा शक्ति मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? देखिए अभी अगस्त में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आपका आया हुआ था, गोलकुंडा किला किसने बनवाया है? पल्लव राजवंश, चालुक्य राजवंश, तो काकतीय राजवंश। तो यहाँ पर गोलकुंडा किला का संबंध देखिए काकतीय बनवाया था। इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। इस किले के बाहरी दीवार पर देखिए 87 बुर्ज हैं। यहाँ पर गोलकुंडा किले का चित्र भी मैंने रखा हुआ है ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। बहुत ही मजबूती के साथ देखिए किला बना है। बाहर लिखा था कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक शासन किया। कुतुब शाही सुल्तानों ने, याद रखिएगा। इसमें 3 बाग हैं, रेशम बाग, बगनिया किला और बाला हिसार बाग। इसमें 2 हौज और 5 महल हैं। साथ ही में देखिए इतना मजबूती से बना है कि औरंगजेब इस किले के बाहर बहुत समय तक इंतजार किया है यहाँ आक्रमण करने के लिए, लेकिन वो इसके अंदर घुस नहीं पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लापुर स्थित है गुजरात में, हरियाणा में, असम में या केरल में? तो मल्लापुर देखिए गांव है, कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये एक पेंटिंग मिलती है, जो खास बात है इसकी, यहाँ लगभग 500 साल पुरानी एक पेंटिंग है जिसमें दिखाया गया है कि आगरे का किला किस तरह बनाया जा रहा है। कि देखिए यहाँ पर लोग लेबर लगे हुए हैं, आगरे का किला बना रहे हैं, वही चीज़ें इस पेंटिंग में दिखाई गई है, यही इसकी खास बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सुनीता विलियम्स पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी? अंतरिक्ष में देखिए सुनीता विलियम्स है, गई थी कितने किलोमीटर दूर? 360 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर या 36 किलोमीटर? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर चला जाएगा के साथ 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। अब अंतरिक्ष में आप लोगों को मैंने पढ़ाया ही था कि अंतरिक्ष में
इधर उधर तैरते रहना होता है, वहाँ बाल उड़ते रहते हैं, साथ ही में खाना भी उड़ते उड़ते पकड़ना होता है। वहाँ ऐसी क्रियाएं होती हैं। पानी भी बूंदों के रूप में उड़ता रहता है। सभी चीज़ें वहाँ पर उड़ती रहती हैं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से ज़्यादा समय रहने वाली पहली महिला हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में कौन रही है, तो सुनीता विलियम्स। पिंड देखिए वो होते हैं, टूटता तारा होता है। तो उल्का पिंड वह टूटता तारा है जो वायुमंडल में आते ही जल जाता है। पीछे पूंछ जैसी होती है, इनमें जलने लगता है वायुमंडल में आते ही जो तारा, वही उल्का पिंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई से दिल्ली की दूरी है 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 1400 किलोमीटर। एनसीईआरटी की बुक में है ये क्वेश्चन। साथ ही में एग्जाम में, पिछले एग्जाम्स में पूछा भी गया कि मुंबई से दिल्ली की जो दूरी है 1400 किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, चंगपा की भाषा में चौंगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत लोग रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ केवल औरतें रहती हैं, ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, ऐसी जगह जहाँ केवल पुरुष रहते हैं। तो चंगपा की भाषा में चौंगथांग का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था। ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। साथ ही में कुछ पॉइंट्स भी हैं, देख लीजिए। चंगपा की भाषा में चौंगथांग का मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। चंगपा घुमंतू लोग हैं, ये भेड़ बकरियों को पालते हैं और इन्हीं से इन्हें अपनी ज़रूरतों का सामान मिल जाता है, जैसे दूध है, मांस, स्वेटर, ऊन, टेंट के लिए कपड़ा। टेंट बनाकर रहते हैं, घुमंतू लोग हैं, कहीं भी टेंट बना लेते हैं। तो इनकी ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं इन्हीं से मिल जाती हैं। ये देखिए, चंगपा जो होते हैं अपने टेंट को रैबो कहते हैं, याद रखिएगा। रैबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने की जगह बनी होती है। इसे चंगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की मशहूर पश्मीना साल में कितने, यहाँ पर देखिए खालिस्तान है, में स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है और इसकी बुनाई में खालिस्तान घंटे का समय लगता है। तो मशहूर जो पश्मीना शाल है, मैंने पहले ही बताया था कि इसमें 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। आप 6 नॉर्मल 6 स्वेटर पहन लीजिए और एक पश्मीना शॉल ओढ़ लीजिए, आपको बराबर लगेगा। गर्म तो देखिए इतनी होती है, लेकिन मोटी बिल्कुल भी नहीं होती। अगर इसकी बुनाई की बात करें तो 250 घंटे का समय लगता है इसमें, क्योंकि देखिए इतनी पतले इसके रेसे होते हैं। ये खास किस्म की बकरी के बालों से बनाई जाती है जो 5000 मीटर ऊपर रहती है वो बकरी। तो ठंडी के कारण उसके शरीर पर बाल उगाते हैं, एकदम हल्के हल्के, मतलब बहुत ही महीन बाल होते हैं, बहुत ही पतले बाल होते हैं और उन्हीं बालों से बनाई जाती है। बाल देखिए इतने पतले होते हैं कि मशीनों की इससे बुनाई इसकी संभव नहीं है, इसी कारण इसे हाथ से बुनाया जाता है। विशेष बुनकर होते हैं। 250 घंटे में एक पश्मीना शाल को बनाने में लगभग समय लगता है। साथ ही में 6 स्वेटरों के बराबर इसमें गर्मी होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ यहाँ पर चला जाएगा। चित्र भी देखिए, ये खास तरह की बकरियाँ हैं। साथ ही में ये पश्मीना शाल है, बहुत ही पतली होती है और बहुत ही गर्म। वही चीज़ें देखिए जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि 500 मीटर की ऊंचाई पर एक खास नस्ल की बकरी होती है, पहाड़ी बकरी रहती है और उसी के बालों से बनाई जाती है। पहाड़ों में जो तापमान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत कम, -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होगा। देखिए बाल पतले होते हैं, इसलिए पश्मीना शाल भी बहुत पतली होती है। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनकर तब तैयार जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ के लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, इसे दुकान या बेकरी से खरीदते हैं? मेघालय, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो देखिए कश्मीर में रोटियां घर में नहीं बनाई जाती हैं बल्कि बेकरी या कूचे से खरीदी जाती हैं। कश्मीर में हर गली कूचे में एक बेकरी होती है। ये देखिए, ये इस टाइप की कुछ, और इसमें रोटियां यहीं से लोग रोटियां खरीदते हैं। हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी, बेकरी से लोग रोटी खरीदते हैं। नेक्स्ट है देखिए, गुजरात राज्य में भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001, 15 अगस्त 2002, 26 जनवरी 2002 या 26 जनवरी 2002। ऑप्शन रिपीट है देखिए, लेकिन ये आपका आंसर ही नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुजरात के राज्य में जो भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 में, भुज में, इसने बहुत ही ज़्यादा तबाही की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग डॉक्टर हमारी धड़कन सुनने के लिए करते हैं? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर। थर्मामीटर से देखिए बुखार मापा जाता है। स्टेथोस्कोप की बात करें तो आला आला आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर जो गले में लटकाए हुए रहते हैं उसी से धड़कन सुनते हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे मैं दिखा भी देती हूँ, ये देखिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी को आला भी कहते हैं, साथ में स्टेथोस्कोप भी कहते हैं। निम्न में से कहाँ हाउस बोट चलते हैं? कश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में आपके हाउस बोट चलते हैं। साथ ही में देखिए ये आपके हाउस बोट हैं, चित्र भी मैंने रखा हुआ है।
और ये एक विशेष प्रकार की डिज़ाइन होती है हाउस बोट में, इसे खत्मबंद कहते हैं। हाउस बोट लकड़ी से निर्मित घर होता है, ये पानी के ऊपर तैरता रहता है। ये खासकर पर्यटकों के लिए बनाए जाते हैं, जो बाहर से लोग घूमने उमने आते हैं उनके लिए। इस प्रकार के घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं, तो याद रखिएगा हाउस बोट कश्मीर में और केरल में देखने को मिलेंगे। 80 फुट तक होती है। कश्मीरी हाउस बोट की कुछ विशेषताएं हैं। इनकी छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी की गई होती है। इनमें से एक खास डिजाइन खत्मबंद है जो जिंसा पजल जैसे दिखता है। ये देखिए जिंसा पजल जैसा ही दिखता है, ये मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। खत्मबंद है, जिंसा पजल जैसा दिखता है। साथ ही में कश्मीर और केरल में आपके हाउस बोट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए केरल ऑप्शन ही नहीं था, कश्मीरी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 की पुस्तक उसी से ठंडा उसी से गर्म के लेखक जाकिर हुसैन हमारे देश के रह चुके हैं। जब ये पॉइंट आया था थ्योरी वाले पार्ट में, तब मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जाकिर हुसैन जो कक्षा 5 की एक पुस्तक उसी से ठंडा उसी के गर्म के लेखक हैं, हमारे देश के कौन रह चुके हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संगीतज्ञ या वैज्ञानिक? तो देखिए जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ये देखिए जाकिर हुसैन है, देख लीजिए चित्र, शायद आपको एग्जाम में याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? BN राव को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, अम्बेडकर को, महात्मा गांधी को? तो ये है देखिए आपके भीमराव अम्बेडकर, और हमारे देश का संविधान निर्माता जो माना जाता है वो भीमराव को ही माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इनके बचपन का नाम भीम था, ये बाद में भीमराव यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए, और आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। नेक्स्ट है, कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है, इस पकी सब्जी को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छे से मैंने ये भी समझाया था आपको। ये देखिए एक मटका है मिट्टी का, इसमें सब्जियां भर दी जाती हैं और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाता है और इसे उल्टा रखकर कोयले के अंगारों में पकाया जाता है। ये होता क्या है? भात, सुक्ती, ऊंधियूँ, मटका सब्जी या इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए उल्टा रखकर पकाया जाता है। मैंने पहले ही आपको बताया था ऊंधियूँ, ऊंधियूँ का अर्थ ही होता है उल्टा, और ऊंधियूँ इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है उभयधर्मी, अम्लीय, क्षारहीन? तो मानव पेट में अमाशय रस की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो मानव पेट में स्रावित होने वाले रस की प्रकृति अम्लीय होती है। ये भोजन पचाने में सहायता करता है, साथ ही पेट में क्षारीयता को संतुलित भी करता है। नेक्स्ट है, वर्ली एक पारंपरिक कला है, वर्ली का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार? तो देखिए वर्ली एक पारंपरिक है, इसका संबंध पूछ रहा है कि किस राज्य से है। वर्ली का संबंध आपका है महाराष्ट्र से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, कुडुक कहाँ के लोगों का है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड? तो देखिए कुडुक जो भाषा है झारखंड के लोगों की भाषा है। एक आदिवासी जाति है जो इसका प्रयोग करती थी। देखिए कुडुक झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि में रहने वाली जनजातियों की भाषा है। तो देखिए कहाँ कहाँ के जनजातियों की भाषा है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर ऑप्शन में चारों दे दें और पूछ ले इनमें से सभी, तो आपको सभी ही आंसर करना है, केवल झारखंड बस मत याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए, कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा केवल धान के फसलों के लिए उपयोगी रहेगी। तो देखिए जब खेतों में एक ही चीज़ की खेती बार बार की जाती है तो पैदावार अच्छी नहीं होती है, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो देखिए उर्वरकों का प्रयोग, ये जो विभिन्न उर्वरक चलते हैं इनका ज़्यादा अगर उपयोग खेतों में कर दिया जाए तो खेतों की जो उत्पादन की क्षमता होती है बिल्कुल नष्ट हो जाती है, खेत बंजर हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा, याद रखिएगा। इसीलिए सलाह दी जाती है कि खेतों में जैविक खाद, जो घर से मतलब खुद से बनाई हुई खाद होती है उसका प्रयोग किया जाए। उसमें पैदावार भले कम होती है लेकिन खेतों की उत्पादन क्षमता बिल्कुल नहीं जाती, उसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। लेकिन इससे देखिए पैदावार तो अच्छी होगी 2-4 बार, लेकिन अगर ज़्यादा प्रयोग कर देंगे तो आपकी पैदावार बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बंजर हो जाएगी ज़मीन। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। एक टाइम पे देखिए चूहों के द्वारा ये रोग बहुत ही फैला था, बाद में इसमें कंट्रोल पा लिया गया है। कौन सा रोग है ये? चेचक, प्लेग, मलेरिया, तपेदिक? ये देखिए फैलता है प्लेग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, अभी में रुपए को बोलते हैं दिनार, डॉलर, रियाल या दिरहम? अब रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर पेट्रोल ही पेट्रोल पाया जाता है, पानी पेट्रोल से ज़्यादा यहाँ पर पानी महंगा है, पानी की कमी है। तो यहाँ पर देखिए जो रुपए को बोलते क्या है? दिरहम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिरहम यहाँ की मुद्रा है, यहाँ पर भी नहीं होगा, गलत है ये। नेक्स्ट है देखिए, इससे संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, जो अबू धाबी है आपकी, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक देश है, यहाँ दिरहम है। यहाँ जल का महत्व पेट्रोलियम से अधिक है, क्योंकि यहाँ पेट्रोल तो आसानी से मिल जाता है लेकिन बहुत ही दुर्लभ होता है।
यहाँ खजूर के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ के भवन ऊंचे और उनमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती हैं। यहाँ रेत के पहाड़ होते हैं, के टीले कहते हैं। अब एग्जाम में ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा अबू धाबी में। नेक्स्ट है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टीन क्या है? ये भूमि मात्रक है जिसकी अभिकल्पना मुख्य रूप से जंगल के किसानों के लिए की गई है। ये भूमि की बीमाएं हैं 100x100 हैं। वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है, वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टीन बीज उत्पन्न करता है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, साथ ही में पिछले एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। वह भूमि होती है देखिए जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है, वही देखिए उसी के रूप में ये आवंटित की जाती है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर देखिए बी नहीं होगा, सी होगा। देखिए चिराव नृत्य, चिराव नृत्य का संबंध कहाँ से है? मिजोरम से, राजस्थान से, असम से या केरल से? ऑप्शन में मत जाइएगा, हुए हैं, बाकी आंसर आपको करना है क्योंकि बहुत से ऑप्शन गलत भी हैं। चिराव नृत्य क्या होता है? देखिए इसमें डंडे रखे हुए हैं, साथ ही में सामने सामने 2-2 की जोड़ी बैठी हुई है, और ये दोनों हाथ से लोग डंडे देखिए ये भी रखे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, और इन्हें ज़मीन पर पीटते हैं। इनके बीच में कुछ लोग खड़े हैं और ये लोग डांस कर रहे हैं। तो ये होता है आपका चिराव नृत्य। कहाँ मनाया जाता है? देखिए मिजोरम में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। साथ ही में मिजोरम में फसल पकने के बाद ये विशेष त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें लोग साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं। साथ ही चिराव नाच भी करते हैं। इस नाच में ज़मीन पर बांस के डंडे को लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं। ये देखिए हो जाता है आपका चिराव नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है केचुआ किसानों का मित्र माना जाता है क्योंकि केचुआ मृत पौधे और पत्तियों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ होती है। तो देखिए सही बात है, केचुआ जो होते हैं मिट्टी को खाते हैं और इनका मल जो होता है वो उनसे ज़मीन उपजाऊ होती है। केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। नहीं, देखिए केचुओं को खरपतवार से मतलब नहीं है। केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली होती है। देखिए ज़मीन की मिट्टी को खाते हैं, खा खा के उसको पोली करते हैं, छेद उसमें छेद होते जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, ज़मीन पोली हो जाती है जिससे ज़मीन को केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा पानी मिल जाता है। तो देखिए ज़मीन पोली होगी तो आसानी से हवा पानी जाएगा जिससे ज़मीन उपजाऊ बनेगी। तो ये भी देखिए सही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। किस ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, 3, 4 एंड 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। नेक्स्ट पार्ट से हम पेडागोजी स्टार्ट करेंगे ताकि पेडागोजी भी समझ में आए कैसे सॉल्व करते हैं। पेडागोजी में देखिए कुछ रटना नहीं होगा, बस उसमें समझना होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। PYQs के क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट क्लास से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।